नाजरीन आदाब। लिटरेरी सर्किल यानी अदबी गोशा की जानिब से हम लेक्चर सीरीज का तीसरा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद मसूद। सभी नाजरीन की खिदमत में अपना प्यार भरा आदाब अर्ज करता हूं। लिटरेरी सर्किल यानी अदबी गोशा जम्मू व कश्मीर से मुंसलिक तलबा व तालिबात का जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अपनी तालीमी गरज से क़याम पज़ीर हैं की जानिब से शुरू की गई एक इल्मी पहल है। इससे पहले हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कि जम्मू व कश्मीर में हालिया दिनों में नाफिज हुआ को लेकर दो अहम प्रोग्राम किए। पहले प्रोग्राम में डॉक्टर जावेद राही एक्सपर्ट के तौर पे शरीक हुए थे और दूसरे प्रोग्राम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल के वाइस चांसलर प्रोफेसर अग्निहोत्री हमारे एक्सपर्ट के तौर पे शामिल प्रोग्राम थे। आज उसी सिलसिले की अगली कड़ी के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एडवोकेट खालिद मुस्तफ़ा भट्टी साहब। आप जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इलावा खालिद मुस्तफ़ा भट्टी साहब आलमी सियासत पर बड़ी बारीक नजर रखते हैं और तालीमी मैदान में हमेशा उनकी ये कोशिश रहती है कि जम्मू व कश्मीर से जो दूर दराज इलाकों में बच्चे हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, जिनके अंदर सलाहियतों की कोई कमी नहीं, उन्हें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में और बड़े इंस्टीट्यूशंस में किसी ना किसी तरीके से दाखिले दिलवाए जाएं। तो हम आज के इस प्रोग्राम में जनाब खालिद मुस्तफ़ा भट्टी साहब का इस्तकबाल करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। लिटरेरी सर्कल में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। कलीम आजिज ने कहा था कि बड़ी तलब थी बड़ा इंतजार, देखो तो बहार लाई है कैसी बहार, देखो तो ये क्या हुआ कि सलामत नहीं कोई दामन, चमन में फूल खिले हैं कि खार, देखो तो अगर बहारे चमन तुम इसी को कहते हो तो इस तरह की बहारे चमन से क्या होगा। और इसी की सिलसिले को बढ़ाते हुए फैज अहमद फैज ने कहा था, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। सर, आज का हमारा मौजू है फ्लाइट ऑफ गुज्जर एंड बकरवाल पोस्ट 1947। तो इस सिलसिले में आप हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है। मैं चाहता हूं कि रस्मन पहला जो आज का सवाल है वो आपकी खिदमत में रखूं। सर जी अब सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि आप तकसीम से जो पैदाशुदा हालात थे, तकसीम हिंद यानी आज़ादी के बाद हिंदुस्तान मुनक़सिम हो गया, एक नए मुल्क पाकिस्तान का वजूद अमल में आया और पूरे मुल्क में उसके हमें बहुत सारे फसादात देखने को मिलते हैं। उन फसादात की और तकसीम से पैदाशुदा हालात की जम्मू व कश्मीर में मुकीम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी पर क्या असर रहे और उसके बाद जो उनकी सकाफती और तमद्दुनी तब्दीलियां रोनमा हुई, उन पर पहले आप थोड़ा रोशनी डालिए। जनाब, इस प्रोग्राम शुरू करने के लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं और आपने क्योंकि शुरुआत की थी शेर से, तो मैं भी एक शेर सुनाता शुरू करूं कि याद माजी अजाब है यारा, छीन ले मुझसे हाफता मेरा। 1947 से आज तक गुजरों की जो हालात हैं उस पे अगर बात की जाए तो बहुत लंबा प्रोग्राम चाहिए। बहरहाल मैं इतना अर्ज करता चलूं कि वो जो हॉलोकॉस्ट था जिसमें इंसानों की जानें तलफ हुई और बेइंतहा तलफ हुई, तो उस टाइम से जो गुजर बकरवाल तबका है वो अपनी जितनी उनकी माल दौलत थी वो लुट गई
और उन्होंने जंगलों की तरफ रुख किया और अपनी जान बचाने की ही फिक्र की। और जी उससे ये हुआ कि जितने वो दूर होते गए शहरों से और तरक्की के ज़राए से, उसकी वजह से वो और पसमानदा होते चले गए। और जब 47 जी से लेकर 60 तक का टाइम आप देखेंगे, उस दौरानिए में गुजर बकरवाल का जो शराजा था वो इतना बिखरा हुआ था कि 47 से पहले गुजर बकरवाल यहाँ की हुकूमत में भी बहुत अच्छी पोजीशंस पे थे और जी उनको ये यकीन नहीं था कि हमारे ऊपर ऐसा वक्त आ सकता है। और जब जी एकदम ऐसे हालात हुए कि जिनमें उनके दरमियान कत्लो गारत और बहुत कुछ हो गया, तो उनका बहुत शराजा बिखरा। जी बहरहाल ये जो कहानी है ये संभली तकरीबन 70 की दहाई में आके। उस जी जमाने में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कुछ कोशिशें की, जिसमें गुजर बकरवाल हॉस्टल का कयाम, उनकी तालीम की तरफ कुछ कोशिश हुई, एडवाइजरी बोर्ड का कयाम किया गया और उसके जी बाद बहुत सारे जो गुजर बकरवालों के नुमाइंदे थे उनको हुकूमत में रसाई हुई और उन्होंने भी जी कोशिश की अपनी तालीम और तरबियत के मुताबिक। हालांकि ट्रेजेडी ये रही कि क्योंकि पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, जो लोग भी जी उस वक्त की सियासत के उफक पे आए वो उतना कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जितनी उनकी बसात थी उन्होंने कोशिश की। जी उसके बाद जो बहुत सारे अदारे कायम हुए, जिसमें कल्चरल एकेडमी का एक अदारा था, जिसमें गुजर बकरवालों की जो जुबान है उसके मुतलक रिसर्च होनी थी, उसकी शेर व शायरी, अदबी जो भी खिदमात थी वो किताबी शक्ल में आवाम के सामने लानी थी। कुछ देर तक वो अदारा भी बहुत फ़ाल और बहुत अच्छा काम करता रहा, लेकिन फिर जो हमारी सियासी चपकलश और परेशानियां हैं, ग्रुपिज़्म है बिरादरी में, वो भी जी उसकी नज़र हुआ कि बस उनके प्रोग्राम यहीं तक रह गए कि कोई लीडर आता था और उसकी तारीफ में चंद प्रोग्राम किए जाते तो मामला खत्म हो गया। जी बहरहाल फिर भी अकेडमी एक काम कर रही है जो काबिल सताइश है। और उसके बाद गुजर हॉस्टल्स जो हमारी बैकबोन जो टूट रही थी 47 से ऑनवर्ड, उसको सीधा जी करने में कुछ हद तक फायदा दे सकते थे, लेकिन वो भी सियासत का शिकार हुए। और जिस तरह से जिन लोगों ने उसको कंसीव किया था, मादरे मेहरबान जैसे लोगों ने कंसीव किया था कि इस कौम की तरक्की हो, तालीमी तरक्की के लिए, वो हक अदा नहीं कर पाए गुजर हॉस्टल, और वो भी सियासत का और बहुत सारी और बीमारियों का शिकार हुए। जिसमें जी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि जो उसका वाइस चेयरमैन अपॉइंट होता है उसकी कोई तालीमी सलाहियत देख के नहीं, वो सियासी पोस्टिंग होती है, रादर अच्छा सियासी एडजस्टमेंट होती है। तो जिसकी वजह से वो कोई विजन उसमें नहीं दे पाया। जो एक सीट ऑफ लर्निंग थे वो सीट ऑफ एडजस्टमेंट्स हो गए। तो जी आज के दौर में मैं ये बताऊं कि फिर 80 की दहाई और 90s में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और फिर पीएससी ने जितना काम किया, उसमें हमारे लोग कुछ सामने आए, कुछ कंपटीशन में आने लगे सामने। और फिर आज के वक्त में खातर ख्वाह काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी काम हुआ है और लोग आगे तरक्की कर रहे हैं और बहुत जी करने की जरूरत है। बहुत सारा सफर अभी तय करना है। बिल्कुल खालिद साहब, इसी से जुड़ता एक और सवाल। आपने अभी जितनी भी बातें की, ये गुज्जर लोगों के ताल्लुक से तो ठीक है कि एकेडमी का क्या रोल रहा या फिर हमारे इंस्टीट्यूशंस जो थे उनमें उनकी कितनी शिरकत रही या उन तक कितनी रसाई की गई। लेकिन जो हमारे साथ बकरवाल लोग हैं, जिनका ज्यादातर जो रहना है वो फार फ्लंग एरियाज में चले जाते हैं, सीजनल माइग्रेशन उनकी रहती है, उनके ताल्लुक से तकसीम के बाद क्या कुछ इकदाम उठाए गए? क्या उन लोगों को बुनियादी सहूलियात मैसर हुई जो एक आम सिटीजन्स को होनी चाहिए हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते, या कहीं ना कहीं उन सहूलियात से उनको महरूम रखा गया? जनाब, ऐसा है कि जो बकरवाल तबका है, मेरा ये मानना है कि दुनिया में दो कौमें बहुत ज़हीन है, एक ज्यूज और एक बकरवाल। जी लेकिन तलवार की धार जितनी तेज होती है, वो ठीक कटाई करे, ठीक तरीके से इस्तेमाल हो तो जायज कटाई करेगी, अगर गलत तरीके से हो तो वो बहुत सारा नुकसान करती है। तो जी बकरवालों में ये रही कि हमेशा से लीडरशिप उनके पास रही। हजरत मियाँ निजामुद्दीन साहब एक टाइम एमएलए रहे बहुत पहले, उसके बाद मियाँ बशीर साहब रहे, वो डिप्टी मिनिस्टर भी रहे और शीप हस्बेंड्री के मंत्री थे वो। उसके जी बाद मियाँ अल्ताफ साहब जब तक हुकूमत रही वो मिनिस्टर रहे। तो बकरवालों के पास इंतहा की पावर रही, लेकिन बकरवालों में एक सबसे बड़ी परेशानी ये रही कि ग्रुपिज्म इतना ज्यादा था कि दो जी ग्रुप और दो पार्ट हमेशा रहे और उसकी वजह से उन्होंने हमेशा अपना नुकसान किया।
और जी लोकेशनल जो उनकी माइग्रेशन थी, जो वो समर्स में जम्मू पास्चर्स में आते थे, यहाँ भी झगड़े करते थे। जब समर्स में कश्मीर की पास्चर्स में और विंटर में जम्मू की पास्चर्स में आते थे, कश्मीर में गए समर्स में तो वहां भी झगड़े हुए और थानों में और पुलिस के हाथों और पटवारियों के हाथों लुटते रहे। और जब जम्मू में आए सर्दियों में और विंटर पास्चर्स जो थी उनकी, उस पे भी झगड़े किए और उस पे भी लुटते रहे। हालांकि माल और दौलत के लिहाज से, पैसे के लिहाज से गुजरों में, बकरवालों में, जो बकरवाल तबका है, जो भेड़ बकरियां पालने वाला है, वो बहुत फाल था। फिर उसमें एक और बीमारी ये पैदा हो गई कि उनके दरमियान कुछ चौधरी बन गए, कुछ बड़े बन गए, और उन्होंने जो छोटे बकरवाल थे उनको आजड़ी बनाया और उससे आगे नहीं बढ़ने दिया। ये एक इंतहाई ट्रेजेडी रही इस बिरादरी में। और उसके जी बाद ये कि इस बिरादरी से ही अगर कोई मिनिस्टर रहा है तो उसको कोई एनिमल हस्बेंड्री की यूनिवर्सिटी कायम करनी चाहिए थी, कोई शीप हस्बेंड्री की यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा सेंटर कायम करना चाहिए था जहां यहीं के लोग ट्रेंड होके उन माल मवेशियों को टीके लगाते, उनकी बीमारियों का इलाज करते। लेकिन जनाब एक टाइम ऐसा था जब जम्मू से एक मिनिस्टर थे सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, उन्होंने जी सारे स्टॉक असिस्टेंट जो थे वो राजपूत लगा दिए थे। ठीक। मैंने उनको कहा बकरियां भी इन्हीं को दे दो पालने को, अगर आपने बकरवालों को, गुजरों को ये भी नहीं लगाना है। क्लास फोर्थ की हद तक जब हमारे यहाँ डेली वेजर अपॉइंट होते हैं तब भी कोई इंसाफ नहीं किया जाता, और हमारे ये लीडर इस बात को कभी नहीं देखते। इनके वहां अपने मसाइल होते हैं, अपनी सीट एडजस्टमेंट और अपनी पोजीशन को संभालने के लिए बैठे होते हैं। तो वो गुजरों में एक प्रॉब्लम रही, बकरवालों में बहुत ज्यादा रही। तो इसलिए बकरवाल तबका जो है, क्योंकि उनकी लोकेशनल शिफ्टिंग होती थी, साल में 2 बार माइग्रेट होते थे वो, पेस्टोरलिस्ट और नोमैडिक हैं बहुत ज्यादा, तो उनकी मूवमेंट जब तक रही और उनकी एडजस्टमेंट और सेटलमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं और आज की तारीख में भी बहुत ज्यादा पिछड़े हैं और उनके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल खालिद साहब, बहुत अहम निकात की जानिब आपने तवज्जो मबजूल करवाई। यानी ये कि लोग सियासी तासुब का शिकार रहे और उसमें गैरों से ज्यादा अपनों का हाथ रहा। एक और छोटा सा सवाल मेरा ये कि हम लोगों का जैसे मेन मुद्दा जो है वो तकसीम पे है, तकसीम से पैदा शुदा हालात पे। जाहिर सी बात है कि 1947 में एक खूनी लकीर खींच गई, भाई भाई से जुदा हो गया, बाप बेटे से जुदा हो गया, और वो दुनिया में सबसे बड़ा अरबनाक अगर कोई वाकया देखा जाए और इतनी बड़ी माइग्रेशन देखी जाए, कत्ल गारिदगिरी देखी जाए, तो वो तकसीम की सूरत में हमें देखने को मिला। ऐसे ही गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटीज के लोग भी डिवाइड हुए। आप दोनों तरफ, सरहद के इस पार और सरहद के उस पार, दोनों लोगों को, क्या वहां के गुज्जर और बकरवाल जो है वो यहाँ के गुज्जर और बकरवालों से ज्यादा डेवलप्ड है, या वो तालीमी मैदान में, सियासी मैदान में, समाजी मैदान में, माशी हालात उनके हमसे बेहतर है, या दोनों कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी का होने का उनका कसूर ये कि पार्टिकुलर कम्युनिटी से रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं और सरहद के दोनों जानिब पिछड़े? इस पे आपके क्या विचार है? जनाब मैं एक शेर से इसको भी शुरुआत करूं और जवाब दूं आपकी बात का कि अब क्या करें जो दिल ना लगाएं खिजां से हम, रंगीनियां बहार की लाएं कहां से हम। खूब। हालात ये हुए कि वो जो वक्त था वो एक इतना परेशान कुन वक्त था कि इंसान इंसान के खून का प्यासा था और इंसान भेड़िए की शक्ल में सामने आता था, दोस्त दोस्त को जी कत्ल कर रहा था। और उसका सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ कि जिनके कहीं पांव जमे हुए नहीं थे, जिनका कहीं फोर्टिफाइड, कहीं कोई किलाबंदी नहीं थी, जिनके कहीं घर नहीं थे। जैसे गुजर बकरवाल जो किसी झाड़ी के नीचे टेंट लगा के बैठा है, कोई कहीं किसी पहाड़ी पे बैठा है, तो वही इसके ज्यादा विक्टिम बने। लेकिन जी मेरा इसमें मानना यह है कि गुजर बकरवाल, जब इंसान संभलता है, कोई भी इंसान किसी हौलोकास्ट से, किसी परेशानी से, तो वो मेहनत करेगा, वो compete करेगा, वो अपना दिमाग को लगाएगा, वो मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा। गुजर बकरवाल तुलबा में भी मैंने ये देखी है कि ये जज्बा नहीं है, एक तो गाइडेंस नहीं है, काउंसलिंग नहीं है, और जिनको दी भी जाती है वो भी इतना मेहनत नहीं करते। हमें ये भी सोचना चाहिए अपने यहाँ पे कि भाई हम कितना इस पे काम कर रहे हैं। तो जो उस तरफ लोग हैं हमारे पार, हमें उसका कोई ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे एहसास ये है कि ये जीन एक जैसा है, थोड़े लिथार्जिक हैं, थोड़े एक्टिव नहीं हैं, और कुछ हद जी तक ये है कि चीजों के पीछे लगते नहीं है, पढ़ाई की तरफ कोई ज्यादा इनका लगाव नहीं हुआ है। और उसकी जी अट्रैक्शन कम इसलिए भी रही कि एवेन्यूज भी बहुत कम दिए गए। मैं आपको ये बताऊं, 1947 से पहले भी एक सेक्रेटरीट था जम्मू कश्मीर का, जी गवर्नमेंट का, और उसमें सारे डोगरा हजरात थे।
47 के बाद एक सेक्रेटरेट बना, सारे कश्मीरी। आज भी आप देखें कि 10-15 गुजरों के अलावा सेक्रेटरेट में कोई नहीं मिलता आपको। तो जब आप किसी को कोई इंसेंटिव देंगे, अगर आप गुजर को क्लास 4th नहीं लगाएंगे, अगर आप गुजर को ये पता है कि मुझे पढ़ के क्लास 4th भी नहीं बनना, शेफर्ड भी नहीं बनना, मुझे भेड़ों का डॉक्टर भी नहीं बनना, तो फिर उसमें डिस्करेजमेंट का बहुत ज्यादा एलिमेंट आएगा। तो इंसेंटिव बहुत जरूरी होता है। मैंने एक बार किसी सीएम से बात करते हुए ये कहा था कि आप लोग ऑनेस्टली हमें क्लास 4th पोस्ट तो दे दें, अफसरी के लिए जब हमें मौका मिलेगा हम कर लेंगे, हम उस काबिल होंगे तो हम कंपीट करेंगे। लेकिन क्लास 4th पोस्ट तो वो है जो आप बांट रहे हैं लोगों को, तो हमें हिस्सा हमारा दे दें हमारी पॉपुलेशन के मुताबिक। लेकिन वो भी नहीं दिया गया, जो एक बड़ी डिस्करेजमेंट रही गुजर नौजवानों के लिए। और बहुत सारे लोग मिडवे पढ़ाइयां छोड़ के, जिसे ड्रॉप आउट हम कहते हैं, और रहे ऐसे। जी बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों का इजहार किया। लेकिन बात फिर वही कि हम लोग सिस्टम का शिकार रहे हैं। वो सिस्टम चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो या फिर पॉलिटिकल लेवल पे हो। लेकिन एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल कि ये चीजें, हम तो लोकल गवर्नमेंट्स का हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहे। वहां पे हमारी जो रीजनल पार्टीज थी वो जब जब भी इख्तियार में आई, उन्होंने इस पूरी कम्युनिटी को एक वोट बैंक के तौर पे देखा। और लोगों की भी कुछ अकीदत होती थी, कुछ हमारे लीडर्स जो थे वो रूहानी पेशवा होते थे, जब भी वो कुछ कहते थे तो हमारे लोग टूट पड़ते थे, क्योंकि वफादार कौम है और हमेशा वफादारी का सबूत दिया है। अभी 2019 में हालात पूरे बदल गए। जम्मू व कश्मीर जो कभी रियासत हुआ करती थी, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए और यूनियन टेरिटरीज में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए गए। अब सरकार का ये दावा है कि हम ये जो हाशिए पे डाली हुई लोग थे, हाशिए पे डाली हुई लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ से जिन लोगों के साथ 70 साल से डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, जिन लोगों के उनके हुकूक नहीं दिए गए, उन्हें बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं करवाई गई, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये दावा है कि हम डायरेक्ट उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पंचायती राज एक्ट को काफी मजबूत कर रखा है। उसमें उन्होंने पंचायत के इलेक्शन करवाए, बीडीसी के इलेक्शन करवाए, इवन 3rd टियर भी डीडीसी के इलेक्शन कंप्लीट हो गए। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या रियासत के बाद, यूटी बनने के बाद और डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अमल दखल है, उससे इस कौम का कुछ ना कुछ अच्छा भला होता नजर आ रहा है, या फिर ये भी खाली दावे? मैं इस सिलसिले में ये अर्ज करूं कि ये बहुत ही सियासी बात है और हमें इस पे इम्बार्क करना कोई मुनासिब नहीं। बहरहाल चलो, आपने सवाल पूछा है तो जवाब देना मुनासिब है। ऐसा है कि हमारी जो सियासी सूझबूझ है, वोट बैंक वाली बात जो है, वो हमारे ही दरमियान नहीं है, गुजर बकरवाल के दरमियान नहीं, वो हर कौमियत में है, हर जात में, हर तबके में है जी। लेकिन हमारी ट्रेजेडी ये रही है कि हमारे राइट फ्रॉम 1947 आज तक जो लीडरशिप डेवलप हुई है वो इंसिडेंटल थी। वो लीडरशिप जो है वो किसी प्लानिंग के तहत नहीं हुई, वो ग्रोम लीडरशिप नहीं थी, वो हादसाती लीडरशिप थी, जिसमें किसी बड़े का बेटा था। उस जमाने 47 में कोई चलता फुरता था, उसका बेटा जो है वो आ गया इलेक्शन प्रोसेस में और वही आगे नस्ल चलती रही। और इस तरह के नस्ली सियासतदान हमारी जो बिरादरी है इसमें बहुत ज्यादा है। और उन्होंने किसी का कुछ भला करने के बजाय उन्होंने अपना आप ही बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश की और फिर अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोटेक्ट करने में भी वो पड़ गए, जिससे ओवरऑल कम्युनिटी इंटरेस्ट जो है वो हमेशा मरते रहे। लेकिन जो ये ग्राउंड लेवल पे अब जो पंचायत राज सिस्टम को लाया गया है, ये जिन सियासी वजूहात की बिना पर लाया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या उसमें मंशा है, लेकिन जो जाहिरन लग रहा है उसमें ये है कि जो एक शख्सी राज था, जो एक खानदानी राज था और सियासत थी, उसको इसने खत्म करके रख दिया है। हमारे बहुत सारे एमएलए हार गए हैं और वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 1/8 में, और बहुत सारे सियासी रहनुमाओं ने अपनी बीवियों को मैदान में उतारा, वो भी हार गए। और इससे ये पता चलता है कि सियासी बेदारी इस कौम में अच्छी खासी आ रही है और ये एक खुशाइंद बात है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं था। शुक्र है कि यहाँ कंपटीशन हो चुका है। आपके सामने 10 लोग आ रहे हैं जो किसी परफॉर्मेंस पे वोट मांग रहे हैं, और उससे ये है कि ये कंपटीशन इस फील्ड में भी आएगा और उससे ये लोग परफॉर्म करेंगे, लोगों के काम करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे। अदरवाइज तो किसी का एक मजाक सुनाया जाता है कि किसी मिनिस्टर साहब गुजर के पास कोई गरीब आदमी गया, कहा जनाब मैंने वोट दिए और आपने मेरा काम नहीं किया। उसने कहा अगली बार तू खड़े हो जाना, मैं तुझे वोट दे दूंगा और दफा हो यहां से। अदरवाइज तो ये एरोगेंस थी।
तो आज की डेट में आपके बहुत सारे एमएलए हार गए हैं, जो एक्स एमएलए थे, उनकी बीवियां हार गई हैं, उनके रिश्तेदार हार गए हैं, उनके स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हार गए हैं। दैट मीन्स व्हाट? एक सेंस ऑफ कंपटीशन आ रही है, दूसरे लोग जो हैं वो पब्लिक में एक अच्छा इमेज शो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है और बहुत अच्छी बात है। कम से कम यहां भी एक कंपटीशन हो रहा है। अदरवाइज तो पीएन की पोस्ट जो है उसके लिए ग्रेजुएट लोग अप्लाई करते हैं, यहां तो एमएलए के लिए कोई खड़ा नहीं होता। तो कंपटीशन जो है ये एक अच्छी बात होती है। अदरवाइज दूसरी बात मैं आपको ये अर्ज करूं कि हमारे दरमियान लेजिस्लेचर का काम वैसे क्या होता है, एमएलए का काम होता है कानून बनाना। लेकिन हमारे तो यहाँ एक रिवाज ये बन गया है कि हमारे एमएलए तो बड़े ठेकेदार थे, उससे ज्यादा तो वो बढ़ नहीं पाए। उन्होंने कानूनी तौर पर जिस तरह से 96 में एनसी की जबरदस्त स्ट्रांग गवर्नमेंट आई, 96 में फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ऑल इंडिया लेवल पे पार्लियामेंट ने पास किया। उस वक्त तो हमारे मंत्री खुद थे यहाँ पे, उस वक्त फॉरेस्ट एक्ट यहां लाना चाहिए था, लेकिन नहीं लाए क्योंकि उनको वो विजन नहीं थी। वो इसी सिलसिले में पड़े रहे कि हम कैसे इनको सब्जुगेट करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोटेक्ट करें और लोगों को जो है डेवलपमेंट की तरफ ना ही ले जाएं तो बेहतर है, या उनकी ये अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। तो इसलिए अब बेहतर हालात पैदा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस 3 टायर पंचायत सिस्टम जो आ चुका है। ये अच्छा है, इससे लोगों में अवेयरनेस आएगी और लोग आगे बढ़ेंगे, अपने हालात जो है सुधरेंगे उससे। बिल्कुल खालिद साहब, बजा फरमाया आपने कि हमारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने अपने पीछे की नस्ल का कभी ख्याल नहीं किया और उसको पनपने का मौका नहीं दिया, नतीजतन ऐसे हालात हमको देखने को मिले। एक और बात खालिद साहब के हम लोग जाहिर सी बात है सियासी तासुब का शिकार रहे, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा जो तालीमी लिहाज से हम लोग कफाल कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि अगर हम जम्मू प्रोविंस की स्पेशल बात करें और उसमें भी अगर हम राजौरी पुंछ की बात करें, पीर पंजाल की, तो एक बड़ी बड़ी तादाद यहाँ पे गुजर बकरवाल लोगों की है एज कम्पेयर टू कश्मीर। क्योंकि कश्मीर के हालात उतने मुवाफिक नहीं है जितने हालात हमें अच्छे मिले हैं, लेकिन कश्मीर की तीसरी या चौथी नस्ल है जो अब्रॉड जाके पढ़ाई कर रही है। मतलब अब वो लोगों की ड्रीम हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज रही है, वो कैम्ब्रिज जाना चाह रहे हैं, वो कैलिफोर्निया जाना चाह रहे हैं, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाह रहे हैं, ये उन लोगों के ख्वाब है। हमारी पहली नस्ल जेएनयू, एएमयू, डीयू और जामिया और हैदराबाद की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पहुंची है। ये जो एक पूरा गैप है लगभग 50 से 70 साल का दोनों प्रोविंसेस के बीच में तालीमी एतबार से, इसकी वजूहात आपके नजदीक क्या हो सकती है? जनाब, तालीम के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप स्कूल जाएंगे वर्दी चाहिए, आप स्कूल जाएंगे तो आपको किताबें चाहिए, स्कूल जाएंगे तो आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप घर से फ्री हों। और इस सिलसिले में मेरी ये मानना है कि गुजर बकरवाल क्योंकि पैसे के लिहाज से बहुत गरीब हैं, बाप मजदूरी करता है तो 200-400 रुपया अगर वो दिन का कमाता है और कभी वो भी मजदूरी नहीं मिलती है, और फिर अगर माल मवेशी रखता है तो उसका प्रोड्यूस इतनी कम रेट पे बिकता है कि उसका गुजारा नहीं चलता है, और वो इतने पैसे नहीं बचा सकता कि अपने बच्चों की तालीम पे खर्चा कर सके। तो वो आखिर इसी हद पे रहता है कि जहां स्कॉलरशिप से बच्चा स्कूल में चला गया, जितनी हद तक पढ़ पाया तो पढ़ा, अदरवाइज फिर वो ड्रॉप आउट हो जाता है। और बच्चे के लिए कोई ट्यूशन के इंतजामात, कोई इस तरह के इंतजामात जिससे उसकी ज़हनी जो सलाहियतें हैं वो बढ़े, वो कोई गुजर भी मैनेज नहीं कर सकता। और दूसरी एक बहुत बड़ी मसला ये है, गुजर बकरवाल जहां रहते हैं वहां बहुत दूर है, रोड कनेक्टिविटी है नहीं, बिजली वहां है नहीं, पानी वहां है नहीं, और वहां स्कूल भी बहुत कम है, और अगर कोई है तो वहां कोई टीचर जाता नहीं, लोकल टीचर वहां के अपॉइंटेड नहीं है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि इस कम्युनिटी से जो कोई कहीं थोड़ा बहुत भी पढ़ा उसको इन्होंने पीएन भी नहीं लगाया, कोई डेली वेजर भी नहीं लगाया कि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ थोड़ी सी बढ़ती तो अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करते तो बच्चे कहीं ना कहीं आगे जाते। ये जिन कौमों की आप बातें कर रहे हैं, ये कौमें उस टाइम से जागी हुई हैं जब 1931 में इनके यहाँ एक सोच थी, 1920 से एक सोच थी, और आज़ादी के टाइम में तो इनकी बहुत बड़ी पढ़े लिखे लोग थे, इनमें भी मौजूद थे। पंडितों की क्या हालत थी, वो किस हद तक तालीम पे खर्चा करते थे और काम करते थे। हमारे लोकेशनल डिसएडवांटेज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और उसके बाद एक शेर से मैं अर्ज करूं कि इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हम तो इस कश्मकश में फंसे हुए लोग हैं।
हमसे ये एक्सपेक्ट करना कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटी का सोचेंगे, हमसे ये एक्सपेक्ट करना कि हम रिसर्च के मामले पे जाएंगे कहीं। हमारे तो आपस के मामलात ये हैं कि हमारा कोई बच्चा जो ज़हीन है, जो मेहनती है, लेकिन वो फाइनेंशियली कुछ नहीं कर सकता, हमारे जो लोग फाल हैं वो इकट्ठे होकर उसकी स्पॉन्सरशिप नहीं करते। हम तो एज मिल्लत, एज कौम, एज बिरादरी फेलियर हैं। हमने कौन से ऐसे काम किए हैं जो इस कौम के लिए बहसियत मजमूई फायदा देने वाले हो। तो वो कौम में तो उनके बहुत सारे अदारे चलते हैं, वो अपने ट्रस्ट चलाते हैं, वो अपने ऐसे ऐसे अदारे चला रहे हैं जिनसे लोगों की मदद हो रही है और स्पॉन्सर हो रहे हैं लोग के जो बच्चे नहीं अपना खर्चा उठा सकते, वो अदारे उठा के उनको भेज रहे हैं। और उनमें ऐसे भी तो इंडिविजुअल बहुत पढ़े लिखे लोग और बहुत पैसे वाले हैं, बिजनेस में बहुत अच्छे हैं वो। हमारा तो कुछ नहीं, हमारे तो 2-4 प्रॉपर्टी डीलर पैदा हुए हैं, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। कौन से बिजनेस करने वाले लोग हैं हमारे। बिल्कुल सही कहा आपने कि इंसान की फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो वेल साउंड होनी चाहिए, तभी जाकर सभी चीजें हो सकती है। भट्टी साहब, इससे पहले कि मैं अपना आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखूं, चूंकि हमारा मुतय्यना वक्त करीब आता जा रहा है, मैं चाहता था कि नाजरीन की जानिब से भी कोई सवाल आए। फिलहाल मैं उनके इंतजार में हूँ, उनका भी अगर कोई सवाल आता है तो हम जरूर लेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल सर, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 रियासत जम्मू व कश्मीर में नाफिज किया जा चुका है। तमाम पंचायत में ग्राम सभा के द्वारा फॉरेस्ट राइट कमेटीज बनाई जा रही है और लोगों को अपना अपना क्लेम रखने के लिए भी जो फार्म से फार्म ए बी सी एटसेट्रा जारी कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से। आपको क्या लगता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन होने से और जिस वे में हो रहा है वैसा होने से क्या सचमुच में जो लोग जंगलात में रह रहे हैं, जंगलात के आसपास रह रहे हैं, या जो लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या अदर फॉरेस्ट डिवेलपर्स जिनको कहा गया है, उन लोगों के हालात में, चाहे वो उनके समाजी हो, माशी हो, कुछ बेहतरी आएगी, या फिर इसके जो निफाज का अमल है उसमें हमें कुछ तब्दीली लाना होगी? देखिए जनाब, हम तो पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह इससे फायदा ही होगा। उसकी वजह 2-3 मैं आपको अर्ज करूं कि हमारी डोकें थी गुलमर्ग, जी सोनामर्ग, दूध पथरी, पहलगाम, जी ये सब गुजरों जी की डोकें थी। और इनको कभी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे, कभी टूरिस्ट रिजॉर्ट के नाम पे सक्सेसिव गवर्नमेंट ने इनको हथिया लिया और उनको जी कंक्रीट जंगल बना दिया। जी हमारे लिए, क्योंकि ये सर्वाइवल का मसला है कि हमारा माल मवेशी पे हमारा गुजारा है, हमारा जिंदा रहना, हमारा मरना इसके साथ है, हम डिपेंडेंट हैं जी इन चीजों पे। और बिल्कुल। फॉरेस्ट में हम अपना गुजारा करते थे। तो मैं एक जोक भी आपको सुनाऊंगा किसी का, बड़ा दिलचस्प इस मामले पर। बहरहाल सीरियस बात मैं कर लूं, वो ये है कि जो ये फॉरेस्ट के हकूक हैं, अगर ये हमें मिल जाते हैं और हमारी बिरादरी में ये अकल रहती है, अल्लाह करे कि हम आपस के झगड़े छोड़ के एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय इन हकूक को हासिल कर लें, तो इसके हमें बहुत सारे फवायद होंगे। एक फ़ायदा तो ये रहेगा कि हम जिन डोकों में रहते हैं, कम अज़ कम हमें ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की जो ब्लैकमेलिंग है ये बंद हो जाएगी। क्योंकि हमें पत्ते काटने हैं तब भी फॉरेस्ट गार्ड वहां आता है और जुर्माना करता है। जुर्माना क्या जी करेगा, 3 महीने में अगर 3 किलो घी किसी ने बनाया है तो वो उसी के पास चला जाता है, तो ये बेचारा खाली मूली फिर सर्दियों में गांव में आ जाता है। जी तो ये जो नफाज होगा इसका, उससे हमें बहुत फायदा होगा। अगर हमारी ग्राम सभा और फॉरेस्ट राइट कमेटीज वो ढंग से काम करें और उनको बाजाब्ता समझाया जाए और प्रॉपर क्लेम फाइल हो गए, तो वो क्लेम कहीं रिजेक्ट नहीं होंगे, तो इन लोगों को वहां के हकूक मिलेंगे। वो हकूक ऐसे हैं जिनको आप बेच नहीं सकते, अदरवाइज वो सक्सेशन में भी आपको मिलेंगे कि जी आपके नाम पे जो जमीन आ गई, कहीं आपका जंगल है, जंगल में पानी है, रास्ता है, कोई बैग है, छां है, कोई चरांद है, ये सब जो कुछ है ये आपको हक मिल जाएगा, उसका कोई आपको तंग नहीं कर पाएगा। जी लेकिन उसमें हमारी ही बिरादरी अल्टीमेट कहीं गलतियां ना करे, जो मुझे शक है कि हम आपस की लड़ाई झगड़ों में ये जो हमारे हाथ पे एक दौलत आ रही है इसको हम जाया ना कर दें। कोशिश ये होनी चाहिए कि फॉरेस्ट राइट कमेटीज में अच्छे लोग आए जो इस नजरिए से आए कि लोगों की इतनी जो माशी हालत बुरी है, जो उनका माल मवेशी के मसाइल बने हुए कि उनके पास जगह नहीं है,
फॉरेस्ट वाले उनको तंग कर रहे हैं, और इसकी बहुत सारी और वजह है कि दूसरी कम्युनिटीज वाले भी तंग कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के नजदीक अब रोड पहुंच गई है, उनको एक्सेसिबल लग रहा है। अदरवाइज पहले ये था कि जनाब पीर की गली में तो कोई नहीं पहुंच सकता था, 3 दिन पैदल चलना पड़ता था किसी रोड से। आज तो वहां आप आधे घंटे में पहुंचते हैं। किसी जी भी जगह जो हमारी मर्ग डोग जो भी हमारी बैकें थी, वो इतनी इनएक्सेसिबल थी कि लोगों की नजर ही नहीं थी, हालांकि वो जन्नत के टुकड़े थे। लेकिन जी आज तो क्योंकि रोड जा रही है वहां, वो कनेक्टिविटी हो गई है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से कनेक्टिविटी है, अब लोगों की नजरों में आ चुका है, उनको लगता है ये एक बहुत बड़ी दौलत इनको मिल गई है। और ये दौलत हमने कमाई हुई है सदियों से, हम इन एरिया को प्रोटेक्ट करते रहे हैं, हम वहां जाते रहे हैं। लेकिन ये दौलत जो है आज अगर इस कानून के तहत हमें परमानेंटली मिलने वाली है, तो हमें भी इसमें कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारी कमेटीज, ग्राम सभा, डिविजनल लेवल कमेटी, सब डिविजनल लेवल कमेटी, और इन सब कमेटीज को इतना ब्रीफ किया जाए कि प्रॉपर तरीके से ये हकूक हमारे लोगों को मिल जाए, जिसके बेचारे की सारा ही दारोमदार इसी जगह पे है, जंगल पे है, तो कम अज कम उनको वहां जगह मिले, सुकून मिले, वो भी अपना वक्त आराम से गुजार सकें। बहुत मैं शुक्रिया खालिद साहब। वाला था इसमें, जो वो एक जी जोक था, किसी गुज्जर की हालत ये हुई कि वो जंगल से निकाल दिया मिलिटेंसी के दौरान। तो गुज्जर था बड़ा ठीक ठाक आदमी, भैंसे वैसे रखी थी, जंगल में जाता था, अपनी भैंसों को पालता था। तो जी वो जब वहां से निकाल दिया तो कहीं किसी बोर्ड की मीटिंग में आया, तो किसी कमिश्नर सेक्रेटरी ने पूछा, ओए तू गुज्जर है कि मुसलमान है? हम्म, तो उसने कहा जी बात ये है कि मैं जब जनाब भैंसें वैंसें थी, माल मवेशी था, डोकू शोकू में जाता था, घी शी होता था, मेरे पास पैसे भी बन जाते थे, तो मैं अपनी दाढ़ी भी ठीक करता था, लुंगी शुंगी पाग शाग लोई शोई सब ठीक रखता था, तंबी कुर्ती भी ठीक लगाता था, तो शक्लो सूरत ठीक होती थी, तब मैं था गुजर। तो जनाब जब से आपने हमारे जंगल छीन लिए, भैंसें मार दी, रोडों पे ला के हमें मजदूरी करने पे लगा दिया, दाढ़ी में पैड़ गई धूधड़, और जनाब लुंगी शुंगी कहीं गई, घर वाली ने मारा, कहा ये क्या तूने ये कख मुंह पे ला लिए है, और ये क्या जी छत्ते निकाले हुए जिनमें बहुत ज्यादा आपके वो धूल पड़ी हुई है। तो मैं गया नाई जी के पास, दाढ़ी भी मुंडवाई, सर भी मुंडवाया, तो जनाब तब से मैं मुसलमान हो गया हूँ। तो हमारी कहीं ये हालत ना हो जाए कि हम गुज्जर जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, इन डोकों की वजह से, इन पास्चर्स में हमारा माल मवेशी था, हमारे पास दूध घी था, कलाड़ी थी, हमारे पास कुड़ान था, हमारे पास लस्सी थी, और हम एक दूसरे को ये सब चीजें तोहफातन भी देते थे, और एक दूसरे के साथ फ्री में शेयर भी करते थे। कहीं ये हमसे जी छीन गया तो हम वो गुज्जर नहीं रहेंगे, तो फिर वही वाले मुसलमान बनेंगे जो सड़क पे जाके मजदूरी करता है, लेकिन बेचारे को धूल के अलावा खाने को कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल, आपने बहुत उम्दा बात कही। और खालिद साहब, खुशी की बात यह है कि आपने मुख्तसरन मगर जामिया हमारे तमाम सवालात के जवाब दिए, और हमें भी इस बात की पूरी उम्मीद थी कि आपसे जो भी पूछा जाएगा, क्योंकि आप हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और एडवोकेट होने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इंसान बेबाक अपनी बात रख सकता है। आपने उसी बेबाकी का मुजाहिरा किया। इससे पहले कि मैं आज के प्रोग्राम को खत्म करूं, एक आखिरी मैसेज सर, आप हमारे प्लेटफॉर्म से गुज्जर बकरवाल लोगों को क्या देना चाहेंगे? जनाब मेरा सबसे एक मुख्तसर पैगाम ये है कि हम एक दूसरे के तई दर्द रखें, और जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करने के लिए हर वक्त हाथ बढ़ाएं, और हम जो हैं वो एज ए कौम ये सबूत दें कि हम एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हैं और उसकी मदद को शामिल हैं, और पढ़ाई में इतनी कोशिश करें कि हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत ना हो, हमें लोग कहें कि ये अपने दिमाग से अपनी मेहनत से यहाँ पहुंचे हैं। जिसको मौका मिले वो इतनी मेहनत करे ताकि वो रोशन सितारे की तरह बाकी दुनिया पे, हिंदुस्तान के बाकी जगहों पे एक चमकता हुआ सितारा नजर आए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला लिटरेरी सर्कल यानी अदबी गोशा की टीम के साथ आज के इस बेहतरीन और अनोखे मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये मोहब्बत भरी जो शफकत है ये हमेशा हमारे साथ रहेगी, और हमें जब भी जरूरत पड़ेगी आपकी, आप अपने तजर्बात से और अपने जो सलाहियतें हैं, खुदादाद सलाहियतें आपके पास, उनसे हमें नवाजते रहेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, हम तो हमेशा हाजिर हैं जनाब। आप साबिर, ये थे खालिद मुस्तफ़ा भट्टी साहब, जो आज 1947 ईस्वी के बाद तकसीम हिंद से पैदा शुदा हालात और उनके गुजर बकरवाल कम्युनिटी पर असरात से हम सबको
महजूज कर रहे थे। आप जानते हैं कि लिटरेरी सर्कल यानी अदबी गोशा ने ये कोशिश जारी की है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ दानिश्वरों को स्पेशली फॉरेस्ट राइट एक्ट के तई और उसके बाद और भी जितने करंट इश्यूज हैं जो आए रोज हमें मुल्क में देखने को मिलते रहते हैं, उन तक हम अपनी जानिब से जो कोशिश हो सकती है और हमारे पास जो कुछ है इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने लोगों तक पहुंचाएं, उसी की ये तीसरी कड़ी थी। और अब हम आपको ये इत्तला देते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं कि 1 फरवरी को यानी आने वाले सोमवार को हमारा अगला प्रोग्राम जो है उसके एक्सपर्ट्स हैं जनाब रमेश कुमार अग्रवाल। आप एक माहिर माहौलियात हैं यानी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, आपका ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है और माहौलियात पर आपका काम जो है वो आलमी सतह पर तस्लीम किया जा चुका है। आपको एक बड़ा इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट होने के शर्फ हासिल है। तो इस पैगाम के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग अपनी मोहब्बतों से हमें यूं ही नवाजते रहेंगे, अपने मेजबान अहमद मसूद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।